नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण, जो कि 9th क्लास की NCERT से है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि ये जो PDF है वो हमने डाउनलोड किया है DLED एंड iOS से। ठीक है, तो आप भी चाहे तो वहाँ से सभी क्लासेस के PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे इस क्लास से जुड़ करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? तो जैसा कि हम सामान्य तौर पे जानते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो इस तरह से चारों ओर से ढका हुआ जो हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब चारों ओर से क्या चीज से ढका हो? वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर के क्या करते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। और इन सब में प्रकृति का जो सबकी मात्रा है और रचना है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलती है, और व्यक्ति जो है वो संतुलन में जीवन चलाता है अपना। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है कि ये जो पर्यावरण है इसमें कुछ असंतुलन आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि जो मनुष्य है वो निरंतर घर का निर्माण, फैक्ट्री का निर्माण और भी औद्योगिकरण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है, और इस जो पर्यावरणीय प्रदूषण है इसका भी संकट उत्पन्न हो रहा है। तो पर्यावरण में हम देखेंगे कि जो हमारा ये पर्यावरण है वो उसमें मकानों का निर्माण, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, और धूल धुआं ये सभी क्या है? दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो निरंतर प्रदूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शहरों में ही है, छोटे गांवों में भी पर्यावरण प्रदूषण देखा जा सकता है, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका लोग सही जगह से निपटारा नहीं करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बदबू फैलता है, और वो हवा में मिल करके लोगों के बीमारियां पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि प्रदूषण क्या है। अभी तक तो हम जाने पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण यानी कि वायु, जल, भूमि, वनस्पति ये सभी चीजों को मिलकर के एक संतुलन स्थापित करते हैं, और उसमें हम एक संतुष्ट जीवन तैयार करते हैं। और ये जो पर्यावरण होता है वो हमारे चारों तरफ से घिरा होता है, इसीलिए इसे पर्यावरण कहते हैं, परिधन आवरण। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस पर्यावरण में प्रदूषण क्या है। तो जैसा कि हमने शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि पर्यावरण जो पर्यावरण में किसी भी पदार्थ का संतुलन मात्रा से अधिक में बढ़ जाना ही क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण जो मान लीजिए कोई भी चीज है, ठीक है, उसमें जब सामान्य से ज्यादा कोई चीज बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो प्रदूषण का कारण बनता है, दूषित होने लगता है चीज। जैसे मान लीजिए तालाब है, ठीक है, तालाब में अगर धूल, मिट्टी, गंदगी ये सभी चीजें सामान्य से ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे लोग कपड़ा धोने के लिए तालाब को यूज करते हैं, पशुओं को धुलने के लिए यूज करते हैं, मल मूत्र और भी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको भी फेंक देते हैं। तो इन सब चीजों की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? पानी दूषित हो जाएगा, तो इस तरह से वहां पे जल प्रदूषण हो गया। ठीक इसी तरह से जो हमारा वायु प्रदूषण है, तो वायु में जितने भी धूल है, चिमनियां हैं, मिट्टी है, ये असुरक्षित चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को जला दिया, प्लास्टिक जला दी, तो ये सभी वायु में मिलकर के इन सब का धुआं जो है वो पर्यावरण को हमारे प्रदूषित करता है।
चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये क्या है, वायु को प्रदूषित करते हैं। इसी तरह से औद्योगिक जो मानव पशु अपशिष्ट है वो हमारे वातावरण तथा मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त तेज आवाज में जो भी ध्वनियाँ चलती हैं, ठीक है, तो वो हमारे ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये सभी चीजें हमारे पर्यावरण में होती हैं और ये ही हमारे प्रदूषण का कारण बनती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जो पदार्थ जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा में क्या किया जाता है, इधर उधर फेंका जाता है, संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जो ये प्रदूषक है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, हानि पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए हम नदी में कपड़े धोते हैं या फिर नहाते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर से जो भी मैल निकलता है या फिर कपड़ों से जो मैल निकलता है वो नदी के पानी को क्या करता है, गंदा करता है और वो पीने योग्य फिर नहीं रह जाता, यानी कि वो पीने के लिए फिर असुरक्षित हो जाता है और इस प्रकार से वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जो प्रदूषण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रदूषण होते हैं जो हमारे पर्यावरण में होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वायु प्रदूषण है वो क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बदले में क्या लेते हैं, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से जो हम मनुष्य और जानवर जो भी सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे मान लीजिए प्रदूषण की मात्रा अधिक हुई, धूल, मिट्टी, कण इत्यादि पेड़ों पर जाकर के बैठने लगे, तो वो क्या होगा, उससे पेड़ पौधों के जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से वो अब उनका जो जीवन होता है वो भी नष्ट होने लगता है और वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है। तो जो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है वो है दहन। ठीक है, दहन की प्रक्रिया के कारण निकलने वाला जो भी धुआं होता है, ताप, बिजली, हरे कोयलों से जलने वाले पटाखे इत्यादि जो भी फैक्ट्रियों और कीटनाशक, कृमिनाशक का छिड़काव होता है, ठीक है, ये सभी क्या है, धुआं वातावरण को हमारे जहरीले पदार्थों में फैलाते हैं और विलायक और स्प्रे पेंट का प्रयोग पर्यावरण को हमारे प्रदूषित करते हैं। तो ये सभी स्रोत इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं जिसके कारण हम श्वास भी नहीं ले पाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को धुआं, धूल, मिट्टी इत्यादि से एलर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बहुत ही जहरीले पदार्थों के रूप में होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे प्रदूषण होता है और सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सभी जो स्रोत हैं वो इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य को सहज रूप से श्वास लेना दुर्भर हो जाता है और जो धुआं होती है वो हमारे आंखों को प्रभावित करती है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को नेत्रहीनता की भी स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो ये इसके अतिरिक्त जो मनुष्य है वो कुछ प्राकृतिक स्रोतों में से भी प्रदूषण फैलाने में सहायक होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, ठीक, गैसें हो गई, जंगल की आग हो गई, धूल हो गई, ये सभी भी क्या करती हैं, वायु को हमारे प्रदूषित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो देखिए, प्रकृति है, दहन है, औद्योगिक है, कृषि है और विलायक है।
प्रकृति में क्या होता है कि ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके वजह से बहुत तेज से क्या होता है, धुआं निकलता है और कई दिनों तक जलता रहता है ज्वालामुखी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वायु है वो प्रदूषण होता है। दहन यानी कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को जलाते हैं, या फिर किसी चीज चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, तो उसमें क्या होती है, दहन प्रक्रिया होती है, धुआं निकलता है, तो वो भी हमारे पर्यावरण को, हमारे वायु को प्रदूषित करने का कार्य करता है। इसी तरह से औद्योगिक, औद्योगिक यानी कि औद्योगिक में बड़े लेवल से आ जाता है, ठीक है, उसमें जो भी धुआं और तथा जहरीली गैसें होती हैं वो हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। कीट कृषि संबंधित जो चीजें होती हैं जैसे कीटनाशक, दुर्गंध आती है, और कृमिनाशक, कीटनाशक भी जो चीजें होती हैं वो भी, उसमें से भी बहुत सारी दुर्गंध आती है जिसकी वजह से हमारा वायु जो है वो दूषित होता है, ठीक है। विलायक जैसे पेंट हो गया, स्प्रे हो गया, धुआं हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी वायु प्रदूषण के ही स्रोत है। अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जो वायु प्रदूषण है इसके कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें भोजन के निर्माण वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया कि उनकी पत्तियों में जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और जो पौधे होते हैं उनका भी श्वसन प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं और वायु सही से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है, और इसके कारण जो मनुष्य को श्वसन नली का शोथ है, जैसे दमा का मरीज हो जाता है, और भी बहुत सारी त्वचा से संबंधित एलर्जी हो जाती है, शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, आंखें लाल होने लगती हैं, ये सभी सामान्य सी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है, जो आगे चल के गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। जो प्रदूषण है वो हमारे पर्यावरण को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, दहन क्रिया सुरक्षित जगह पे करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वर्ष 2000 सॉरी जैसे कि वर्ष 1990 से 91 के जो खाड़ी युद्ध हुआ था, उसमें तेल के कुओं में जो आग लगी थी उससे निकलने वाला जो धुआं था वो आसपास के तापमान को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि जो भी आसपास के व्यापक क्षेत्र थे, वनस्पतियां थी, वो सभी पूर्णतः नष्ट हो गए थे, और उसके कारण क्या हुआ था कि जो प्रकृति की सुंदरता थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। वर्ष 1990 से 91 के बीच जो खाड़ी का युद्ध था उसके दौरान कुओं में क्या हुई थी, आग लग गई थी, और आग लगने के कारण जो भी धुआं निकल रहा था तो वो इतना ज़्यादा जहरीला था, इतना ज़्यादा प्रभावी था कि जो भी आसपास की वनस्पतियां थी उनको पूरी तरह से झुलसा दिया, और उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो नष्ट हो गई थी, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो वायु प्रदूषण का प्रभाव है वो मुख्य रूप से 3 चीजों पर ज्यादा पड़ता है, एक मनुष्य पर, दूसरा पौधे पर, और तीसरा पर्यावरण पे। मनुष्य पे जब ये पड़ता है तो आंखों का संक्रमण, श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है, पौधों पे पड़ता है तो खाद्य उत्पादन में कमी कर देता है और तापमान में वृद्धि कर देता है। जैसे कि इस समय आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम लगातार वृक्षों को काटते जा रहे हैं और फैक्ट्रियाँ, घर इत्यादि बसाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए, ठीक है। और पर्यावरण पे जब इसका प्रभाव पड़ता है तो जो दृश्य होती है, प्राकृतिक दृश्य होता है वो खराब होने लगता है, वनस्पति तथा वनस्पतियों का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसका भी नाश होने लगता है। अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के
कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिसके कारण हम वायु के प्रदूषण को क्या कर सकें, कुछ हद तक नियंत्रित कर सकें। ठीक है, जैसे घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग गैस का उपयोग नहीं करते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उन्हें धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और धुएं को निकलने के लिए बड़ी सी चिमनी लगानी चाहिए। बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह धुआं रहित ईंधन होता है। फिर घर में सौर कुकर का उपयोग करना चाहिए जिसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगा होना चाहिए जिससे धुएं विद्यमान विषैले जो फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियों में बड़ा फिल्टर लगा होना चाहिए जिससे जो उसमें विषैली गैस है वो चिमनियों के भीतर रह जाए, बाहर न फैले। ठीक है, इसी तरह से फैक्ट्रियों की रिहाइश जो फैक्ट्रियां हैं वो रहने वाले लोगों के से थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे रहने चाहिए जिनसे वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, प्रदूषक मात्रा है वो कम हो सके। इसीलिए तो अभी हाल में जितने भी वाहन हैं उसमें सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग और सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए बल्कि इसका जो निपटान है वो साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। संभव हो तो गड्ढा खोद करके कूड़े कचरे को एक जगह डाल करके फिर उसको ढक देना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपोस्ट खाद का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, वृक्ष हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हमें वायु जो है वो ताजा और शुद्ध वायु मिल सके। क्योंकि देखिए आप स्वयं देखे होंगे कि ताजा वायु का मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि शुद्ध वायु न मिलने के कारण भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। आजकल क्या है, शहरीकरण हो गया है, लोग घरों में एसी का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पा रहा है और संवातन के लिए चीज़ें। तो एसी का काम क्या होता है, वो जो रूम में हमारे होता है जो भी गर्म वायु होता है उसको बाहर फेंकता है और ठंडा प्रदान करता है। तो इस तरह से क्या है मतलब जो हमारा शुद्ध वायु है जब हम वृक्ष लगाएंगे तो हमें शुद्ध वायु देगा और हमें शुद्ध रखेगा, यानी कि बीमारियों से मुक्त रखेगा। इसी तरह से खेतों में वर्ष भर कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए ताकि जो हमारी मिट्टी है वो सुरक्षित रह सके। ठीक, नेक्स्ट है जल प्रदूषण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण का क्या कारण है। ठीक, तो जिस जल में स्वाद, गंध, धूल या कीटाणु नहीं होते हैं उस जल को हम क्या कहते हैं, सुरक्षित जल कहते हैं, यानी कि वो जल हमारे पीने के योग्य होता है। ठीक है, लेकिन जब इसी जल में धूल धूल मिट्टी इत्यादि जब पड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी कुएं हैं, तालाब है, नदी के जल है, इसमें इन सभी में कुछ ना कुछ अवगुण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपना हर काम करता है, कपड़े धोने का भी काम कर लेता है, नहाने का भी काम कर लेता है, पशुओं को भी नहलाने का कार्य कर लेता है। तो इसलिए ये जो कुएं जो तालाब है, नदी है, इन सभी के जल को हम असुरक्षित मानते हैं, पीने योग्य नहीं मानते। जो कुएं के जल है उसमें भी छोटे छोटे कीटाणु इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बर्तन धोने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए बिना इसको शुद्ध किए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जल को प्रदूषित करने। जैसे अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत है जैसे घरेलू अपशिष्ट। तो घरेलू अपशिष्टों को हम क्या करते हैं इधर उधर फेंक देते हैं।
ठीक है। यह प्रदूषण तब फैलाता है जब इसमें जल के जो स्रोत है, नदी, झील, तालाब, उसके आसपास डाला जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग मृत पशुओं को भी जल में प्रवाहित कर देते हैं, नदी के जल में। ठीक है। और भी अपशिष्ट पदार्थों को पशुओं को नहलाने का, फिर शौच भी कर देते हैं। तो ये सभी क्या है, जल को प्रदूषित ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कारण है वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी कि घरेलू अपशिष्टों को हम विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो क्रियाएं हैं उत्पन्न हो रही हैं उसमें उसको जल में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। जितने भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक विषैले पदार्थ हैं उनको नदियों, तालाबों और सागरों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। कृषि अपशिष्ट, जो भी हम कृषि में प्रयोग करते हैं, जैसे जो खाद, रासायनिक खाद और कीटनाशक खाद प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसको जो भी खेत के बहाव है, कटाव है, उसमें हम घोल देते हैं, जिसकी वजह से नदियों, झरनों में मिलकर के ये क्या करता है, जल को प्रदूषित करने का कार्य करता है। तेल का रिसाव, कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े सागर होते हैं और तेल के टैंकर में रिसाव आ जाता है, तो इसके कारण जो सागर हैं वो भी जल से प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जल प्रदूषण के मुख्य 4 कारण हैं। घरेलू अपशिष्ट, ठीक, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और तेल रिसाव। ठीक, ये है जल प्रदूषण। तो आप देख रहे होंगे, जैसे ये औरत है जो वो कपड़े धुलने का कार्य कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये घरेलू अपशिष्ट को ही तो बहा रही है। ये कीटनाशक दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो ये कृषि से संबंधित है, ये औद्योगिकरण है। तो ये सभी क्या है, जल को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक। अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मनुष्य और पेड़ पौधों पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, जब हम जब जल का सेवन करते हैं, प्रदूषित जल का, तो उससे बड़ी संख्या में हैजा और जठरांत शोथ से पीड़ित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। और असुरक्षित पानी को पीने के कारण क्या होता है कि टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, पेचिश जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं, और प्रदूषित जल के पानी में नहाने से त्वचा संबंधित रोग और एलर्जी भी होने की संभावनाएं रहती हैं। जल में रहने वाले जीवों तथा पौधों, मछलियों, समुद्री शैवाल, समुद्री जल, ये सभी भी जल प्रदूषित जल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वे जल में मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हम मनुष्य हैं, तो हमें भी सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरह से वायु को शुद्ध रहना आवश्यक है। तो जिस तरह से जल में जो जीव रह रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता है, लेकिन जब जल गंदा हो जाएगा तो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे जो जलीय जीव हैं, जैसे मछलियां हो गई, शैवाल हो गए, इन सभी का जीवन संकट में पड़ जाता है। अब हम जानेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या नियंत्रण कर सकते हैं, कि ताकि जल हमारा जो है वो प्रदूषित न करे। तो सबसे पहले तो हम ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल के जो स्रोत हैं उसमें गंदा जल नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उद्योगों द्वारा जो गैर उपचारिक अपशिष्ट हैं, यानी कि जो भी विषैले पदार्थ हैं, उनको नदी या तालाब में डालने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। खुले में तथा जल के स्रोत के समीप शौच करने के लिए नहीं जाने देना चाहिए किसी को, और उचित शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जो भी नदी या तालाब है वहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि लोगों को समझाएं कि आप खुले में शौच ना करें, और हो सके तो सुरक्षित शौचालय में आप शौच करें। ठीक है। इसी तरह से शौचालय, शोकपीट, कूड़ेदान, इन सभी चीज़ों में कूड़ा डालना चाहिए, और ये सभी को जो जल का स्रोत है उनसे दूर रखना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से जल स्रोत या उसके समीप नहाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए तालाब में जल है, तो तालाब का जल तो बह के कहीं जाएगा नहीं,
ठीक है, तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, बल्कि पानी निकाल करके अलग नहाना चाहिए। कुआं है, ठीक है, तो कुएं से जल को निकाल करके थोड़ी दूरी पर बना करके नहाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम जल को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और जो वर्षा का जल है उसको एक जगह एकत्रित करके उस जल का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जल संरक्षण भी हम कर सकते हैं। फिर जो कूड़ा कचरा है उसको नदियों या समुद्रों में नहीं डालना चाहिए। फिर यदि जल का जो स्रोत है वो कुआं या तालाब का प्रयोग कर रहे हैं तो पक्का होना चाहिए। ठीक, और जल को साफ बर्तन से भर करके और ढक करके रखना चाहिए। यानी कि जो जल है, पीने वाला जल, बर्तन धोने वाला जल, इस जल को हमें साफ बर्तन में रखना चाहिए और ढक करके रखना चाहिए। पानी जो पीने के लिए है वो डायरेक्ट हाथ से न निकाल करके बड़ी डंडी वाले किसी पात्र से निकालना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस चीज से है जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन जो मनुष्य और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। मृदा तब प्रदूषण होती है जब उसमें फैक्ट्रियों, अपशिष्ट और रसायन धातुएं फेंका जाता है। जैसे मान लीजिए जो भी हम कूड़ा कचरा है, रासायनिक पदार्थ है, फैक्ट्रियों के अपशिष्ट हैं, इन सब चीज़ों को हम भूमि पर फेंक देते हैं। तो अगर उपजाऊ भूमि भी होगी तब भी वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। तो ये मृदा प्रदूषण इसे ही कहते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग, कृमिनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग भी क्या करता है, मृदा को प्रदूषित करता है। और फलों और सब्जियों में प्रवेश करके ये भोजन को रासायन रूप से क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करके हमें बीमार कर देता है। आप देखे होंगे कि अधिक मात्रा में जो कीटनाशक हैं, कृमिनाशक हैं, उर्वरक हैं, इन सभी का जब प्रयोग हम करने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो इन मृदा को प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही में वो फल एवं सब्जियों में जा कर के हमारे भोजन में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो इसीलिए हम अच्छा चीज़ खाते हुए भी अक्सर बीमार रहते हैं। ठीक, और जितने भी जमीन पर कीट है, कृमि है, रोगाणु है, वो सभी पनपने लगते हैं कूड़े कचरे को इधर उधर फेंकने से, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो मृदा प्रदूषण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो घरों से निकला अपशिष्ट, शौच, पेशाब, खुले में थूकना मृदा में क्या करते हैं, रोगाणु फैलाने का कार्य करते हैं। ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी सुरक्षा नहीं करते हैं अपनी भी और ना ही मृदा की। ठीक है, कई बार औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट को मिट्टी में मिल कर के वो क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। और फल और सब्जियां जो उगाई जाती हैं उसमें हानिकारक रसायन क्या होती हैं, वो अपने में अवशोषित कर लेती हैं, जो कि मनुष्य खाने के बाद बीमार होने लगता है। अब हम जानेंगे कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने का क्या क्या माध्यम होता है। जैसे कूड़े कचरे का सही निपटान। अगर कूड़ा कचरा है तो उसे ढक्कन युक्त कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ, मच्छर, काकरोच न पनप सके। और और हमें जहाँ तक हो सके मिट्टी में गड्ढा खोद करके ही कूड़ा कचरा को डालना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कूड़े कचरे का निपटान शहर से बाहर करना चाहिए। अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो अक्सर शहरों में तो नगर पालिका की गाड़ियां आती हैं और हम कूड़े कचरे को उन्हें दे देते हैं और वो शहर के बाहर ले जा करके किसी एक जगह रख देते हैं। ठीक है, तो जो कूड़े कचरे हैं उनका निपटान जो है वो शहर के बाहर गड्ढे खोद करके उसमें भर देना चाहिए और ऊपर से उसको ढक देना चाहिए। भूमि भरान, भूमि भरान का मतलब यही है कि मान लीजिए अगर आप गांव में रह रहे हैं, पहले के समय में लोग गांव में रहते थे तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे उसको गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते थे और उसी से वो लोग क्या करते थे, खाद का निर्माण कर लेते थे। तो इसलिए क्या होता था कि
प्रदूषण भी नहीं होता था और कंपोस्ट खाद का भी निर्माण हो जाता था, जो कि खेतों में डाल करके उर्वरक बढ़ाने का कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट है खाद बनाना। देखिए आ ही गया कंपोस्ट खाद। तो बगीचे में एकत्र जो भी कूड़े कचड़े हैं उसको एक कोने में गड्ढा खोद करके डाल दो और राख और पत्तियों से ढक दो, जिससे कि वो बागवानी के लिए इस्तेमाल में हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर से जो भी फल एवं सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको किसी एक गड्ढे में डालिए और फिर उसको महीने तक ढक करके रख दीजिए, फिर उसको आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं घरेलू बागवानी के लिए। ठीक है, इसी तरह से कूड़े कचरे को जलाना। ठीक है, कूड़े कचरे को जलाने से क्या होता है कि जो भी मच्छर मक्खियाँ रोगाणु हैं ये सब पनपने लगते हैं और मतलब जो उनसे धुआं निकलता है, ठीक है, वो वायु को प्रदूषित करता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक जलाया हमने, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जलाया जो कि सही नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए, तो वो सभी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि घास फूस जलाना तो ये सही होता है, लेकिन जो भी कुछ अतिरिक्त चीज़ें होती हैं उन्हें जलाना सही नहीं होता। नेक्स्ट है भस्मीकरण। कूड़े कचरे का निपटान कुछ आधुनिक भस्मीकरण के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ये जो तकनीकी होती है वो बहुत ही महंगी होती है, इसलिए सुरक्षित तरीका जो होता है वो धीरे धीरे कूड़े कचरे को वो क्या करता है, भस्मीकरण जो यंत्र होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 100 को लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भस्मीकरण के माध्यम से भी जला रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाहर धुआं नहीं निकलता है और यंत्र के माध्यम से ही वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से भस्मीकरण करके कूड़े कचरे का भी निपटान किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण सहिष्णु वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक, अब आ जाता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ठीक, ध्वनि प्रदूषण क्या है, जब हम तेज लाउड स्पीकर को लगा करके या फिर यातायात की ध्वनि को सुनते हैं तो क्या होता है, उसमें तीव्रता अत्यधिक होती है, जिसके कारण हमारी ध्वनि हमारे कानों को परेशानियां होती हैं। और कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो आनंद प्रदान करती हैं और कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमें परेशानी उत्पन्न करती हैं, यानी कि वो शोर उत्पन्न करती हैं। तो ये यही चीज़ें क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। यानी कि तेज लाउड स्पीकर, तेज वाहनों की तेज आवाज़, ये सभी क्या है, हमें ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोटर वाहन, रेलगाड़ी, विमान, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन और ऊंची आवाज़ में जो चल रहे हैं संसाधन, ये सभी। ठीक है, उद्योग और मशीनें भी ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकती हैं। ठीक है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एक फेमस गायकार हैं जिनको ध्वनि प्रदूषण के कारण, यानी कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर पे गाना सुनने के कारण क्या हुआ है, उनकी कानों से सुनाई देना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये लगातार हम बहुत लंबे टाइम से तेज आवाज में चीज़ों को सुनते आ रहे हैं, तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और ये हमारे कानों को बहरापन कर देता है, क्योंकि हमारी जो नसें होती हैं उस पर दबाव पड़ता है और सिर दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी श्रवण शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और जो भी कम आवाज़ में जब हम बोलते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो भी ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं। तो रेडियो टेलीविज़न को धीमी आवाज़ में हमें चलाना चाहिए। ठीक है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का जो हॉर्न है वो बजाना चाहिए। फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर लगाना चाहिए। हवाई अड्डे का जो निर्माण है वो शहर से बाहर होना चाहिए।
ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।